कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हरमन के स्वागत है। आज तो मैं यही की संगी हो। गजब विटामिन भरे है संगी खरबूज तरबूज के पानी, अरे गजब विटामिन भरे है संगी तरबूज खरबूज के चानी, अरे करिया हरियर दिखते संगी मीठ मीठ पानी, अरे तरबूज के खेती पाली हाउस में होही, उत्पादन बढ़ी यौ पैसा बढ़ो ही, देखा देखा संगवारी पाली हाउस में खरबूज और तरबूज के खेती के तैयारी। संगी हो, आज के हमारे जो विषय है कि पाली हाउस में तरबूज और खरबूज की खेती कैसे करे जा सकत है। संगी वो हमन अब तक के खेती ला जो है खर तरबूज और खेती जो ने बाहर खेत में करत रहें, कछार में करत रहें, लेकिन ये पाली हाउस में कैसे करे जाए ये विषय संगी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में हमारे डॉक्टर हेमंत पाणिग्राही जी जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक हैं। संगी हो, तू मन में सोचत हो कि पाली हाउस का चीज़ है और पाली हाउस के खेती करे से का फ़ायदा है, तो इला जाने बर पहले एक छोटे से पहले संदेश ले लेथन, उखर बात ना फिर आवथन। जो मूंग की फसल है ये अपने आप में काफ़ी लाभदायक फसल है। अगर हम देखें मूंग को तो ये मुख्य दलहनी फसलों में एक फसल आती है जिसकी छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं खेती की और किसान भाई कर भी रहे हैं। मूंग में सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत आसानी से पच जाता है और इसमें करीब 60 से 62% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है, 25 से 1% तक प्रोटीन रहता है और करीब 1.5% तक वसा रहता है। तो ये इतना स्वास्थ्यप्रद रहता है कि स्वस्थ आदमी तो खा ही सकता है, साथ ही साथ जो रोगी है उसको भी आसानी से पच जाता है। और इसका जो चारा होता है वो भी काफ़ी पौष्टिक होता है, जो हमारे पशु हैं वो भी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक इसकी जलवायु की बात आती है, छत्तीसगढ़ में इसकी जलवायु के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, तो जो मूंग है वो करीब हम देखते हैं कि 60 से 75 सेंटीमीटर बारिश में भी ये अच्छे से हो जाता है। इसको बीज के अंकुरण के लिए करीब 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और अगर इसकी बढ़वार की बात करें तो इसके वृद्धि काल में करीब 20 से 40 डिग्री सेल्सियस में इसकी वृद्धि अच्छी होती है। विराम के बाद संगवारी हो तो हरमन के फिर से स्वागत है। अब ये जानिन कि संरक्षित खेती जो उन्होंने पहले से करे आवत हनतेन और ये पाली हाउस की खेती, ये दोनों में क्या अंतर है? किसान भाइयों, आप लोग देख रहे हो कि आज हम लोग पाली हाउस के फील्ड में खड़े हुए हैं। पाली हाउस या संरक्षित खेती एवं परंपरागत खेती या बाहर की खेती की जो अंतर है, बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से हो रहा है, जिससे किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीट व्याधियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में हम बाहर में खेती करते हैं तो बहुत नुकसान हमको झेलना पड़ता है। अगर मान लो पाली हाउस या संरक्षित खेती में खेती करें तो इसमें कीट व्याधियों का प्रकोप न के बराबर होता है। साथ ही साथ अधिक वर्षा, अधिक तापमान का जो व्याधियाँ होती है, इसको भी हम आसानी से इसमें निपट सकते हैं। संगी हो, पाली हाउस के खेती करे में का लाभ है, काबर कि हमन जो खेती करत हन तेमा और एमा दोनों में विशेष अंतर का है और का फ़ायदा है, अवयल जान लेते संगी हो। पाली हाउस में बहुत सारे लाभ हैं। पाली हाउस में देखो, कभी भी हम बेमौसम खेती कर सकते हैं। जब बाहर में खेती करने की स्थिति नहीं होती, अधिक तापमान के कारण या अधिक बरसात के कारण बाहर में खेत तैयार करना आसान नहीं होता, लेकिन पाली हाउस में कभी भी हम तैयार कर सकते हैं खेत और कभी भी हम लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को अधिक लाभ मिल सकता है। बेमौसम खेती से मतलब ये है कि जब बाहर में खेती करना संभव नहीं होता, उस समय में किसान भाइयों का जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, अगर मान लो आ जाए तो अधिक लाभ उनको मिल सकता है, अधिक रेट मिल सकता है। दूसरी बात, बाहर में खेती करते हैं तो इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़, जो कीट व्याधि और रोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अधिक मात्रा में लगता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और भूमि की उर्वरा शक्ति पे भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम पॉली हाउस में खेती करें तो हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ अगर तरबूज की बात करें और खरबूज की बात करें तो खरबूज जो ऐसे फसल है जिसमें पॉली हाउस के अंतर्गत हम ऊर्ध्वाधर रूप से लगा सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग में जा सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक संख्या में लगते हैं। परंपरागत खेती की में देखें तो लगभग 1700 पौधे ही लगा सकते हैं बाहर में प्रति एकड़, लेकिन अंदर में हम खेती करते हैं तो इसके 3 गुना लगभग 5000 पौधे प्रति एकड़ में हम लगा सकते हैं। तो ये बहुत अधिक लाभ किसान भाइयों को होने की संभावना होती है।
आवा संगी हो अब ये जानथन कि तरबूज और खरबूज के खेती करे बर जलवायु कैसे होना चाहिए, मिट्टी के चयन कैसे करे जाए और भूमि के तैयारी कैसे करे जाए, क्या मांदा उंदा बनायल पढ़ी का आवा जान लेथन। छत्तीसगढ़ की जलवायु तरबूज खरबूज खेती के लिए बहुत ही अनुकूल जलवायु है। जनरली इसकी खेती के लिए आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जिसको कहते हैं, जिसमें तापमान करीबन 25 से 35 डिग्री तापमान आवश्यकता पड़ती है और इसमें जो वार्षिक वर्षा है ये 1000 से 1200 सेंटीमीटर वाले स्थानों में आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि अधिक इस सूखे का स्थिति न होना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में इसको मिलना चाहिए। अधिक जल भराव वाली स्थिति जो है इसकी खेती के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं इनके तने जो होते हैं कोमल तने होते हैं, यदि अधिक जल भराव हो जाती है तो ये खराब हो सकता है। इसकी खेती के लिए रेतीली दोमट मृदा जिसका जो पीएच मान है 6.5 से 7.5 तक आसपास का जो पीएच हो, उसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती अधिक भारी भूमि वाले या काली मिट्टी में करना संभव नहीं होता, क्योंकि पौधों की ग्रोथ काली मिट्टी में अच्छे से नहीं हो पाती। रेतीली भूमि इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किसान भाई आप लोग सब जानते हैं कि पहले तरबूज खरबूज की खेती जो नदी के किनारे की रेत वाली ज़मीन पे किया जाता था, उसमें साइज भी बहुत अच्छी आती थी और पौधों की बढ़वार भी बहुत अच्छी आती थी और उसमें जो पौधों की क्वालिटी, फलों की क्वालिटी है, बहुत अच्छी गुणवत्ता आती थी। साथ ही साथ मिट्टी की बात करें तो मिट्टी की दशाएँ भी बहुत अच्छी होती है। इसमें सैंडी लोम सॉइल, जैसे आप लोगों को बताया कि बलुई दोमट मृदा इसकी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। हल्की दोमट मृदा भी इसमें कर सकते हैं और ऐसे भूमि जो कि बहुत ही काली है या जिसमें पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा होता है, उस मिट्टी में हम मृदा की जो संरचनाएं हैं थोड़ा सा उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें रेत मिक्स की जा सकती है और गोबर खाद की मात्रा जैविक पदार्थ के रूप में अधिक मात्रा मिलाकर इसकी खेती की जा सकती है। वैसे इसकी खेती बलुई दोमट मृदा जो होती है उसमें करने पर बहुत अधिक मात्रा में इसमें ग्रोथ होता है और अच्छी फल की गुणवत्ता भी आती है और इसमें उत्पादन भी अधिक हो जाती है। खेत की तैयारी करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले हमको गहरी जुताई करना चाहिए। मिट्टी पलटने वाले हल से, एमबी प्लाऊ जिसको कहते हैं हम, उससे गहरी जुताई करना चाहिए 1 या 2 बार, जिससे पूरे खेत के ढेले जो है बाहर आ जाएं। उसके बाद इसमें कल्टीवेटर चलाना चाहिए। 2 से 3 कल्टीवेटर चलाने के बाद ढेले को अच्छे तरह से तोड़ना चाहिए और जब ढेले टूट जाए उसके बाद इसमें रोटावेटर 2 से 3 बार रोटावेटर चलाते हैं तो मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी होने के बाद हम सबसे पहले इसके लिए बेड बनाते हैं, जिसको मांदा भी कह सकते हैं किसान भाइयों। मांदा ये जो दूरियां हैं, जनरली ड्रिप सिस्टम में खेती करते हैं तो 120 सेंटीमीटर में ड्रिप लाइन लगा हुआ होता है। 120 सेंटीमीटर की दूरी पे खरबूज की खेती के लिए बेड बनाई जाती है। बेड की जो चौड़ाई है, ऊपर की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर के आसपास रखी जाती है और बेड बनाने के बाद ऊपर की मिट्टी को पूर्णतः भुरभुरा बनाया जाता है ताकि जब हम बीज लगाएं या पौधे लगाएं उसमें ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। उसके बाद जब बेड बन जाए तो बेड में मल्चिंग लगाया जाता है, जिसको हम पलवार कहते हैं। मल्चिंग जो प्लास्टिक की पलवार होती है, प्लास्टिक की पलवार बेड के ऊपर में ढका जाता है। उससे क्या होता है, जैसे गर्मी के समय में अधिकतर खेती की जाती है तो नमी का संरक्षण पौधे के आसपास होता है। दूसरी बात जो नींदा है, आज की बहुत अधिक समस्या हो जाती है, नींदा नाशकों का उपयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए आप मल्चिंग जो है लगा सकते हैं। नींदा से दूर रखा जा सकता है और नमी को हमेशा बना के रख सकते हैं। तो जो बेड बनती है जो 120 सेंटीमीटर के दूरियों पर, कतार से कतार की दूरियों पर खरबूज के लिए बेड बनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर तरबूज की बात करें, तरबूज को नीचे फैला के किया जाता है, ज़मीन पे फैलने वाली फसल है। इसके लिए जो कतार से कतार की दूरी है लगभग 1.5 से 2 मीटर रखा जाता है और पौधे से पौधे की दूरी 80 से 100 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। खरबूज की बात करें तो खरबूज 120 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखा जाता है। हाँ संगी हो, तरबूज और खरबूज के खेती पाली हाउस में करे बर हमला बीजा के चयन करे जाए, कौन कौन से वेराइटी के बीजा हो, कतका मात्रा में जाए, ये ला जानबो। संगे संग में नर्सरी कैसे एखर बनाया जा सकत है, नर्सरी कैसे लगाया जा सकत है और नर्सरी से ला भुइयां में लगाए के विधि का हो सकत है, ये तीनों बात ले जानथन आवा। इसको खेती करने के लिए सबसे पहले पौधे का चयन करना आवश्यक होता है, बीज का चयन करना आवश्यक होता है। बीज एक अच्छे रिलायबल सोर्स से लेना चाहिए, अच्छी क्वालिटी बीज लेना चाहिए। कभी कभी ख़राब बीज लगाते हैं तो हमारा संसाधन, समय, श्रम
तीनों नुकसान होने लगते हैं। तो बीज का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बीज के चयन के लिए बहुत सारे बीज मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे खरबूज की बात करें तो इसमें त्रिशा करके वैरायटी आती है, त्रिशा 2, बॉबी करके वैरायटी आती है, कुंदन वैरायटी आती है। ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं जो पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं, और किसान भाई बाहर में खेती करना चाहें तो बाहर में भी इस बीज को आसानी से लगा सकते हैं। तरबूज की बात करें तो तरबूज में जन्नत एक वैरायटी आती है, मन्नत वैरायटी है, आरोई है, अनमोल है। ये ऐसे वैरायटीज़ हैं, किरण 2 है। ये ऐसे वैरायटीज़ हैं इसमें उत्पादन की जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसको हम सबसे पहले किसान भाई को ये बताना चाहता हूँ कि किसान भाई डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं, और इसको नर्सरी तैयार करके भी किसान भाई, जो हमको थरहा बोलते हैं, थरहा तैयार करके भी किसान भाई इसको लगा सकते हैं। बीज से लगाने से नुकसान ये होता है, कभी कभी हम पानी दे देते हैं बीज लगाने के बाद, तो बीज के सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसको फिर से रीप्लांटिंग करने की आवश्यकता होती है, जिसमें बीज का जो मात्रा है अधिक मात्रा लगने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि पौधे को सबसे पहले नर्सरी बनाएं, पौध तैयार करें। पौध तैयार करने के लिए प्लास्टिक का ट्रे, आपको किसान भाई सब जानते हैं, प्लास्टिक के ट्रे कई छेद वाले आजकल आने लगे हैं। 96 छेद वाले हैं, 126 छेद वाले हैं, 226 छेद वाले सेल आते हैं। उसमें सबसे पहले बीज को, एक एक बीज को डाला जाता है। बीज डालने के पहले हमको मीडिया तैयार करना होता है। मीडिया तैयार करने के लिए कोकोपीट, वर्मीकोलाइट और परलाइट 3:1:1 के अनुपात में, या जिन किसान भाइयों के पास वर्मी कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद, या जो मृदा है उसकी 1:1:1 के अनुपात में, या मृदा सॉइल जिसको हम कहते हैं, या मृदा सॉइल और गोबर की खाद को 1:1 के अनुपात में 50-50% में लगाकर हम मीडिया तैयार कर सकते हैं। और उसमें प्रो ट्रे जिसको कहते हैं, प्लास्टिक का ट्रे, उसमें भरा जाता है और एक एक बीज को उसमें लगाया जाता है। जब बीज तैयार हो जाए, 25 से 30 दिन का समय लगता है तैयार होने में। जब पौधे तैयार हो जाए, पूरे प्योर स्टैंड में आ जाए, 2 से 3 लीफ आ जाए, उसको हम ट्रांसप्लांटिंग मेन फील्ड में कर सकते हैं। अगर नर्सरी तैयार करते हैं तो किसान भाइयों को बहुत कम पौधों में हो जाता है, और बीज से तैयार करते हैं तो बीज की मात्रा अधिक संभावना लगने की संभावना अधिक होती है। तो किसान भाइयों को सलाह यही रहेगा कि नर्सरी तैयार करें, उसके बाद हम इसको पौधे को मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करें। अब बात आती है लगाने की, किस टाइप से लगाना चाहिए। हमने जो बेड तैयार कर दी है, बेड में 2 तरह से किसान भाई लगा सकते हैं। एक तो बेड में एक लाइन बीचों बीच लगाया जा सकता है, जिसमें पौधे की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर खरबूज में, और तरबूज में जो है 80 से 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के आसपास रखी जाती है। और इसको दूसरी जो विधि होती है उसमें 2 लाइन भी लगा सकते हैं। एक बेड में 2 लाइन, किनारे जो 80 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई होती है बेड की, तो 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी बेड में रखी जाती है। और 2 कतारों के बीच की दूरी खरबूज में देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर रखी जाती है, और तरबूज में देखा जाए तो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। तो दोनों विधियों से लगा सकते हैं। अगर किसान भाई पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो खरबूज को ऊपर ट्रेलिसिंग करके लगाना चाहिए, जिसको हम ऊर्ध्वाधर खेती कहते हैं। ऊर्ध्वाधर खेती में होता है कि हम 50 से 60 सेंटीमीटर से पौधे की दूरी मेंटेन करते हैं, और कतार से कतार की दूरी 120 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं, जिससे हम 1 एकड़ में 5000 पौधों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। और बाहर में अगर लगाएं तो यही जो है पौधे हैं 1700 पौधे करीबन आते हैं। तो 3 गुना अधिक पौधों को हम व्यवस्थापन प्रति इकाई क्षेत्रफल 1 एकड़ में हम इसको लगा सकते हैं। खरबूज की खेती जो है जनरली फैलने वाली फसल होती है, इसके लिए कतार से कतार और पौधे की दूरी जनरली थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, और क्योंकि ये पौधे का जो फल की जो साइज होती है थोड़ी बड़ी होती है, उसको हम ट्रेलिसिंग करके नहीं लगाया जा सकते, उसमें टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन खरबूज एक ऐसा फसल है जिसको हैंगिंग मैनर में ऊपर चढ़ा के ट्रेलिसिंग वायर की सहायता से हम ऊपर ऊर्ध्वाधर खेती में ले जा सकते हैं, अधिक मुनाफा प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्राप्त कर सकते हैं। संगियो बिन पानी के नहीं है जिनगानी। ता ये जो तरबूज और खरबूज के खेती जो हम पॉली हाउस में करबो, उमा जल के प्रबंधन कैसे होना चाहिए, बाहर के जो पानी कैसे देना चाहिए हम जानबेज करथन, लेकिन वहाँ के और यहाँ के दोनों के पानी देव अंतर रही संगी हो, कब कब देना है, कतका मात्रा में देना है, कौन अवस्था में देना है, ये भी जानना जरूरी था, वो जान लेथन। जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य है तरबूज खरबूज की खेती में, क्योंकि तरबूज की खेती और खरबूज की खेती एक ऐसा खेती है जिसमें जल का प्रॉपर देना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हम ठंड के समय में देखें, चाहे पॉली हाउस हो या बाहर की खेती हो, तो 1.2 लीटर मतलब 1.2 लीटर प्रति पौधा जल की आवश्यकता होती है। एक पौधे में 1.2 लीटर मात्रा पानी की आवश्यकता होती है। और गर्मी के समय देखा जाए तो 4 से 5 लीटर पानी की आवश्यकता प्रति पौधा
होती है पॉली हाउस में और बाहर में, दोनों के समय में। अगर मान लो इसको बाहर में खेती करते हैं, तरबूज को बाहर में अगर खेती करते हैं, तो बाहर में खेती करने से ये होता है कि जो जल का वाष्पन है बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है, तो जिससे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए मल्चिंग जो है एक ऐसा कारगर तकनीक है, पलवार एक ऐसा कारगर तकनीक है जिसमें नमी का संरक्षण पौधे के आसपास बना रहता है। तो ये 1.2 लीटर पानी इसको ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दी जाती है। टपक सिंचाई एक ऐसा युक्ति है जिसमें पौधे के जड़ के आसपास ही पानी को दिया जाता है, जिससे पौधे के द्वारा पानी का संपूर्ण उपयोग की जाती है और नींदा किसी प्रकार का उसमें उपयोग नहीं कर पाता, इसलिए पौधों की ग्रोथ और बढ़वार बहुत अच्छे तरह से होती है। तो टपक सिंचाई के माध्यम से हम इसको पानी देते हैं। संगी हो, आज के जो हमारा विषय है तरबूज खरबूज की खेती पॉली हाउस में कैसे करा जाए, तो चलते रही अव्वल थन एक छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संगी हो, विराम के बाद में तुहर मन के फिर से एक बार स्वागत है। अब जानना है संगवारी हो कि खातू कैसे डाले जाए, कब कब डाले जाए, खातू के मात्रा कतका होए, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक अब जान लेथन। इसमें जो खाद है और उर्वरक का प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। अधिक उत्पादन लेने के लिए खाद और पानी का समुचित प्रबंध करना बहुत ही आवश्यकता होती है। खाद में अगर देखा जाए तो खेत की तैयारी के समय 5 से 6 टन गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है, या कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो होती है, उसको मिला देना चाहिए। साथ ही साथ नीम की खली 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला दिया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला देते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो खाद की मात्रा है, इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही बेड बनाई जाती है। इसको हम बेसिक जो फर्टिलाइजर्स है उसकी श्रेणी में हम कहा जा सकता है। और दूसरी बात, जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स हैं, हम ड्रिप के इरिगेशन के माध्यम की सहायता से देते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्रदान करने वाली जो विभिन्न फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे 19-19-19, 13-0-45, 0-52-34, 17-44-0, 00-50, ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो जल में कम्प्लीटली सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, जल में पूर्णतः विलेय हैं। इन फर्टिलाइजर्स को पौधे के ग्रोथ के हिसाब से, देखिए पौधे की 3 प्रकार ग्रोथ होती है। सबसे पहले जब हम पौधे लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है और फंजीसाइड्स की आवश्यकता होती है, जिससे पौधे की बढ़वार में सहायक होती है। उसके बाद दूसरा स्टेज जो होता है, पौधे की जड़ में वृद्धि होने लगती है, पौधे की तना में मोटाई होने लगती है। उस समय फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र देना बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छा रहता है, पौधे का जड़ अच्छा बनता है, तो पौधे की जो उपज है, पौधों की गुणवत्ता है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग है, बहुत अच्छे से आती है। तीसरा जो स्टेज होता है फ्लावरिंग और मैच्योरेशन स्टेज, जिसको हम परिपक्वता स्टेज कहते हैं। फ्लावरिंग स्टेज जैसे ही आता है तो हम पोटासिक फर्टिलाइजर, जो पोटास युक्त फर्टिलाइजर होता है, जैसे 13-0-45 है, 00-50 है, इन फर्टिलाइजर की मात्रा हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। इन फर्टिलाइजर को देने से लाभ ये होता है कि पौधे की गुणवत्ता अच्छी आती है और इसमें अधिकतर मात्रा में उपयोग हम कर सकते हैं, अधिकतर लाभ हम कमा सकते हैं। संगवारी हो, तरबूज और खरबूज के खेती में ना कटाई और जो रखे छटाई, ये बहुत जरूरी होते। एमा जो सरे पत्ता आने आने चीज़ ल बीच बीच में काटे वर पड़ते, तब एक पौधा आगू बढ़ते। तब एक कटाई और छटाई कैसे करे जाए। संगे संग में एक में बिना परागण के एमा ज़्यादा फूल नहीं आवे कि थे संगी हो। तो मन जानता कि जतका कीड़ा मकोड़ा है या मधुमक्खी वगैरह जो है, ते मन हाँ फूल में से एक फूल से दूसरा फूल वो बैठते, तेखर से परागण होते और ओखर से जो है तो नया नया बीज मन तैयार होते। तो एमा हमार संगी सूखा कहूँ लगा दे है ना, तब एक फसल बहुत कमज़ोर हुई, तो एमा परागण करे पड़ते। तो परागण कैसे करे जाए, अब वही जान लेते। देखिए, तरबूज खरबूज की अगर खेती कर रहे हैं तो सदाई और काट छाट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही पौधे लगा लिए तो पौधे लगाने के 25 दिन में, 20 से 25 दिन में ये ब्रांचिंग आना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रांच को, निचली ब्रांच को 13 नोड, मतलब 13 गांठ तक की जो ब्रांच आते हैं, प्राथमिक शाखाएं, उन शाखाओं को हम हटा देते हैं। 13 शाखाओं तक किसी प्रकार के ब्रांच को हम अलाउ नहीं करते। 13 शाखा से ऊपर वाले जो शाखाएं होती है, ब्रांचेस होती है, उन्हीं ब्रांच को हम अलाउ करते हैं। और जो अनवांटेड शाखा होती है, अनडिज़ायरेबल शाखा होती है, अवांछनीय शाखाएं होती है, उसको हटा देते हैं। हम 13 शाखाओं के बाद ऊपर वाली जो 3 से 4 स्वस्थ शाखाओं का चयन करते हैं। उसके बाद एक शाखा में
1 या 2 फल का ही चयन करते हैं, बाकी फलों को हटा देते हैं। ये जो तरबूज और खरबूज की फसल है, ये परपरागित फसल है। इसमें परागण करने हेतु हमको हनी बी बॉक्स, जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता हम बोलते हैं, 1 एकड़ में करीबन 4 छत्ते लगाना बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि परागण इसमें करना है तो हनी बी एक वेक्टर का काम करता है। नर पुष्पों से एंथर जो पराग होता है उसको लेकर के मादा पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम जो करता है हनी बी या मधुमक्खी करता है। इसीलिए अगर मान लो किसान भाई पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हनी बी या मधुमक्खी का छत्ता 3 से 4 छत्ता 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। संगवारी हो, हम लोग विश्वास है आज के हिसाब से बताए हुए तरबूज और खरबूज के खेती तुहू मन पाली हाउस में करिए, सबो जानकारी दे हवन और फायदा कमावा। अवैया दरी बार फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार।